तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तल्लिव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र गुरुवः पान्तिनो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्रार्णनौ गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशका। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, आचार्य भगवंत के सपनों को जीवंत करती हुई यह तीर्थ भूमि, यह एक ऐसी तीर्थ भूमि है जो बड़े बड़े साधकों के लिए कर्म भूमि भी है। आचार्य भगवंत दूरदृष्टि उनकी जैसी सोच थी, गुरुदेव की सोच को स्थापित करते हुए यह प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ इंदौर है बंधुओं, जहाँ से आज का यह प्रवचन मुखरित हो रहा है। एक ऐसा अद्भुत स्थान है जो गुरुदेव ने स्वयं चयनित किया था। आचार्य भगवंत से पूछा कि गुरुदेव, ये स्थान चयनित करने के पीछे कारण क्या है? इंदौर में बहुत ज़्यादा स्कूल थे, विद्यालय थे, शहर के बीच में 100-100 करोड़ की और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थीं। उस बीच में गुरुदेव ने प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ की स्थापना की। गुरुवर से पूछा कि ये विद्यालय पहाड़ी में ऊपर बिल्कुल एकांत में क्यों बना रहे हैं? शहर के बीच में भी जगह मिल रही थी, 70 एकड़ की जमीन शहर के बीच में भी मिल रही थी दूसरी तरफ के छोर पे। गुरुजी से पूछा कि बिल्कुल एकांत में किनारे जहाँ बियाबान जंगल है, वहाँ पर ये विद्यालय क्यों बना रहे हैं? आचार्य भगवंत ने एक लाइन कही थी हम लोगों से, हो सकता है आप लोगों तक ना पहुँचाई हो या ना कही हो गुरुजी ने। आचार्य श्री जी ने कहा था, जब तीर्थंकरों की दीक्षा होती है तो दीक्षा के बाद उनको बियाबान जंगल में गुमनामी में रहने पर केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, और जब तीर्थंकरों को भी गुमनामी में और बियाबान जंगल में जाने के बाद ही कैवल्य की प्राप्ति होती है। हम चाहते हैं इस सृष्टि पर आई हुई जीवात्मा को भी कैवल्य की प्राप्ति एकांत में मिले, तो संभव है कि इनकी भूमिकाएं बन सकती हैं। तीर्थंकरों से आपकी तुलना करके आचार्य भगवंत ने पूरे शहर से किनारे जाकर के एकांत में इस विद्यालय की स्थापना की। हमारी सोच से हमारे गुरुओं की सोच बहुत ऊंची होती है। हमको जो दिखाई देता है बस वो दिखाई देता है। हमको दिखाई देता है इतना अकेला है, इंटरनेट भी नहीं मिलता है, कॉलिंग बड़ी मुश्किल से होती है, बड़ी मुश्किल से
यहाँ पर आना होता है, ठंडी बहुत लगती है, ये सब कुछ बहुत कम है बंधुओं, बच्चों, ये सब कुछ कम है। तो फिर अभी इससे और भयंकर होना पड़ेगा क्या? हाँ, इससे भी भयंकर होता है। क्या होता है? आप कैसे हैं, आपका विकास कैसे हो रहा है, इसके लिए एक उदाहरण देता हूँ, आपको बहुत जल्दी समझ पे आएगा। और उस उदाहरण को समझने के लिए सबसे पहले आपको अपनी रीढ़ सीधी कर लेनी है। सभी लोगों को लाइनअप हो जाना है। लाइनअप हो जाने के बाद आपको अपने हाथ जो हैं ऐसे उंगलियों से उंगली मिलाकर के क्रॉस बना करके सामने रख लेने हैं। आंखें बंद कर लेनी है। आंखें बंद करके आपको अपनी श्वासों पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि दाएं नाक के नासिका छिद्र से श्वास अंदर जा रही है कि बाएं नासिका छिद्र से, कि दोनों से। आपको लगेगा कि एक छिद्र से नाक श्वास अंदर जा रही है, एक से बाहर आ रही है, नहीं तो उसी से बाहर आ रही होगी। इतनी धीमी सांस लेना है कि जिसमें श्वास लेते वक्त नाक के अंतिम भाग पर आपको उसकी ठंडक महसूस ना हो। अब आपने जो आंख बंद करी है ना, उस बंद आंखों में थोड़ा सा आपने दबाव देखे रखा है, वो दबाव को थोड़ा फ्री कर दीजिए। थोड़ा दबाव आपने अपनी जांघों में देखे रखा है, मजबूती से बैठे हैं, उसको भी थोड़ा आराम दे दीजिए। बहुत अच्छे। साथ ही साथ थोड़ा सा दबाव आपके दोनों कंधों पे है, अतिरिक्त स्ट्रेच दिया हुआ है, उस स्ट्रेच से भी अपने कंधों को थोड़ा फ्री कर लीजिए। अब आप ध्यान की उस श्रेणी में जाने का प्रयास करिए जहां पर बहुत बड़ा एक खेत है। उस खेत में काली मिट्टी पड़ी हुई है, बिल्कुल काली चिकनी मिट्टी, और एक किसान उस खेत में काली मिट्टी के ऊपर दो सफेद बैलों को साथ में लेकर के हल चला रहा है। गर्मी का समय है। गर्मी के समय में हल चलाते वक्त बैलों को और किसान को बहुत मेहनत लगती है। जितनी मेहनत बैलों को और किसान को लगती है, उतनी ही मेहनत आपकी बहनें, दीदियां और गुरुदेव ने मिल कर के करी है। आचार्य भगवंत पीछे खड़े होकर के आगे आपकी इस प्रतिभा स्थली की ब्रह्मचारिणी बहनों को जोत करके और खेती कर रहे हैं। ऐसी कल्पना करिए, गुरुदेव ने हल पकड़ा हुआ है, नीचे से मिट्टी गर्मी के दिनों पे लगातार उखड़ती चली जा रही है। उस किसान के माथे से बहता हुआ पसीना, याद करिए जब गुरुदेव के माथे से पसीना बह करके उनके कंधे हाथ से होते हुए जमीन पे टपकता रहता था। ये वो समय था जब किसान खेती कर रहा है। सामने जोत दिए हैं बैल, कहीं पर प्रतिभा स्थली की बहनों को, कहीं पर मुनिराजों को, कहीं आरिकाओं को, कहीं पर 10 प्रतिमाधारी श्रावकों को, कहीं पर गृहस्थों को, कहीं पर वस्त्र पहने हुए संसारी लोगों को भी जोत करके उस महापुरुष किसान ने, उस महासत्ता ने 58 साल तक इस पूरी धरती पर खेती करी। काली मिट्टी उखड़ रही है। उखड़ती हुई काली मिट्टी में
जब पूरा खेत तैयार हो गया, क्योंकि ये बात तो तय है ना कि पात्र के बिना किसी भी व्यक्ति में पात्रता आती नहीं। पात्रता लाने के लिए पहले पात्र की भूमि तैयार करी जाती है, और उस भूमि को तैयार करने में सबसे पहला प्रकल्प था एकांत का सुख मिलना। जो एकांत का सुख शहर की हापाधापी वाली जिंदगी में नहीं मिलता, इसलिए गुरुदेव ने यहाँ पर आकर के और एकांत में उस भूमि को तैयार किया। तैयार करके खेती में काली मिट्टी में जब पूरी किसानी कर ली, बैल हल जोत लिए, मिट्टी उबड़ खाबड़ हो गई लेकिन भुरभुरी नहीं हुई। अब किसान को इंतजार है बारिश का। बारिश आने से 2 बारिश होने के बाद ही उस खेत पर किसान ने बीज बोना प्रारंभ कर दिए। आपको जो भी भोजन में सब्जी अच्छी लगती हो या फिर कोई सीड्स अच्छा लगता हो, आप अपने उस बीज का ध्यान करिए। चावल अच्छा लगता है तो धान का, गेहूं अच्छा लगता है तो गेहूं का बीज, मक्का, बाजरा, मोठ, मूंग और भी जो बो करके सब निकालते हैं, उसमें से जो आपको पसंद है आप सिर्फ उस बीज का ध्यान करिए कि उस बीज को बोने से पहले उस बीज को पानी में डाल करके थोड़ी नमी दी होगी, फिर उसको थोड़ा दूध से धोया होगा, उसके बाद जब बीज को कल्चर कर लिया होगा अच्छे से, उसके बाद गुरुदेव ने स्वयं अपने हाथों से धीरे धीरे करके बीज बोना शुरू किए और अच्छे स्वस्थ मोटे सुंदर चमचमाते हुए बीज गुमनामी की गहरी अंधकार में गुम हो गए। पानी बरसा, पानी बरसने पर मिट्टी बीज के ऊपर आ गई और बीज घनघोर अंधकार में पड़ा हुआ है। उसको नमी मिल रही है, उसके मन को प्रशिक्षण मिल रहा है। वह बीज बो करके किसान गायब नहीं हुआ। किसान को पता है कितनी गहराई में बीज बोना है। बीज को नहीं पता कि ये अंधकार जीवन से कब हटेगा। बीज लगातार वहां पर पड़ा हुआ नमी को अवशोषित कर रहा है। बीज के प्रस्फुटन के लिए किसान ने कितनी मेहनत करके वातावरण बनाया, क्योंकि खसखस के दाने सा होता है बड़का बीज वह, लेकिन उचित समय पर खाद पानी हवा मिले तो अल्पकाल में बढ़ के बहुत बड़े पेड़ के रूप में परिवर्तित होता है। सत्ता शाश्वत होती है बेटा, सत्ता भास्वत होती है बेटा। ये बात गुरुदेव ने खुद मूक माटी में लिखी कि एक बीज को उचित समय पर खाद पानी और हवा मिले, अल्पकाल में फलित होता है। वो बीज जो अंधकार में चला गया, अंधकार में गया हुआ बीज अपने लिए भूमिका बनाता है। उसको ठंड भी लगती है, नमी भी लगती है, उसको कोई देखने भी नहीं आता है, उसको कोई पूछता भी नहीं है। ऐसी ही स्थिति आपकी है। ठंड भी लगती है, कोई पूछता भी नहीं है, कोई देखने भी नहीं आता है, लेकिन बीज का विकास हो रहा है। जब बीज के अंदर शक्ति इस वातावरण में तैयार होती है, एक दिन बीज के ऊपरी परत की खोल चटक जाती है। बीज थोड़ा थोड़ा फूलता है और फूलने के साथ ही
विकास की यात्रा में दोनों तरफ विकास करता है, ऊपर भी विकास करता है और अंदर भी विकास करता है। जब वह बीज ऊपर विकास करता है, 15, 20, 25 दिनों के बाद धीरे से 2 पत्तियां बाहर निकलती हैं, फिर 5 पत्तियां, फिर 6 पत्तियां, फिर 7 पत्तियां। वो आपकी कक्षाओं की संख्या हो सकती है कि आपके जीवन में कितनी पत्तियां खिल गई। 4 पत्ती, 6 पत्ती, 8 पत्ती, 9 पत्ती, 10 पत्ती, पत्तियां खिल गई। तो क्या वह बीज सिर्फ ऊपर ऊपर ही उठता है कि अंदर भी जाता है? शिक्षा के 2 उद्देश्य हमेशा गुरुजी ने कहे हैं। पहले उद्देश्य में कहा है, समझने वाली शिक्षा ऊपरी विकास करती है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, आर्ट, मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज, ये समझने वाली शिक्षा है जो ऊपर विकास करती है। लेकिन वो बीज तो अंदर भी विकसित हो रहा है, उसकी जड़ें भी फैल रही हैं। वो बीज जो धरती के और अंदर जा रहा है, उसमें महसूस करने वाली शिक्षा होती है। महसूस करने वाली शिक्षा क्या होती है? महसूस करने वाली शिक्षा होती है कि वहाँ पर कैसी उसको फीलिंग हो रही है। मेंटल स्ट्रेस तो नहीं हो रहा, क्रोध तो नहीं बढ़ रहा, अहंकार तो पैदा नहीं हो रहा, वासना तो नहीं बढ़ रही। ये सब चीज़ें महसूस करने वाली शिक्षा होती है, जो प्रत्येक स्कूल में नहीं मिलती, विद्यालयों में नहीं मिलती, जिसके लिए इतनी दूर ला कर के प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ में महसूस करने वाली शिक्षाओं का वातावरण बनाया जाता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, ये सब समझने वाली शिक्षाएं हैं, ऊपरी विकास करती हैं। लेकिन जड़ चाहती है प्रेम, जड़ चाहती है दया, करुणा, जड़ चाहती है ममता, जड़ चाहती है वात्सल्य, प्रभावना। ये स्कूलों में, विद्यालयों में नहीं मिलता। उसके लिए भूमिका बनाई प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ में, और आप सब छोटे छोटे बीजों को ला करके यहाँ पर स्थापित कर दिया। अब किसान ऊपर से देख रहा है, लगातार खेती कर रहा है, बीज को उचित समय पर खाद, पानी, हवा मिलती है। सुबह खाद मिलती है, दोपहर में मिलती है, शाम को मिलती है। ज़्यादा दे दें तो खाद से भी आदमी जल जाता है। उचित समय पर खाद मिलती है, हवा मिलती है, पानी मिलती है, और बीज का विकास दोनों तरफ, ऊपर की तरफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस का, और अंदर की तरफ विकास स्किल डेवलपमेंट के लिए टू बी मस्ट कंपलसरी एनवायरमेंट, कंपाइंडनेस, दया का, क्षमा का, करुणा का, वात्सल्य का, प्रेम का, ये जो 2 मुखी विकास होता है, इस 2 मुखी विकास की आधारशिलाओं में बच्चों को एक निश्चित स्थान पर रखा जाता है। यहाँ पर वो बेटियों का जो बीज रूप में है, जिनको त्रयोकुल वर्धिनी कहते हैं। 3 कुल उठते हैं एक बेटी से, घर में रहती है, पिता का कुल ऊपर उठता है। गृहस्थ धर्म की दीक्षा होती है, जिसको आप लोग पाणी ग्रहण भी कहते हैं या फिर गृहस्थ धर्म दीक्षा भी कहते हैं। जब वह गृहस्थ धर्म में दीक्षित होती है तो पति के कुल को ऊपर उठाती है, और जब वह दीक्षित होकर के मोक्ष मार्ग में बढ़ती है तो गुरु के भी कुल की शान बनती है। 3 कुलों के विकास करने के लिए ऊपरी और अंतरी, ये दोनों विकास के लिए आवश्यक विद्यालयों में मिलने वाली शिक्षाओं से अद्भुत शिक्षा है प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ की। 5 शाखाओं में
इस तरीके के बीज बो करके लगातार उसके ऊपर मेहनत चल रही है। आप देखिए क्या मिलता है यहाँ पर। लोग पूछते हैं प्रतिभा स्थली में क्या मिलता है। गुमनामी में गया हुआ बीज को मैं हमेशा कहता हूँ वो बात, एक सम्यक्त्वी को देव शास्त्र और गुरु की नज़र लग जाए तो संसार में किसी की नज़र नहीं लगती। इन विद्यालयों में पढ़ने वाली बेटियों को देव की, शास्त्र की और गुरु की नज़र लगी है, इसको दुनिया में किसी की नज़र नहीं लगेगी। और मिथ्यात्वी को और जिनके पास मिथ्या दर्शन है, जिनके पास इंटरनेट के फर्जी जाल हैं, जिन बेटियों के पास इंटरनेट की फर्जी अप्सराएं हैं, यक्षिणी हैं, साधन हैं, वे लोग किस तरीके से डेवलप होती हैं। इंटरनेट के माध्यम से फर्जी अप्सरा दिखाई देती हैं, इंटरनेट के माध्यम से फर्जी साधन दिखाई देते हैं, फर्जी यक्ष यक्षिणी दिखाई देते हैं। उससे ये बच्चे मोहित ना हो, इसलिए बिल्कुल दूर एकांत में धर्म और ध्यान के साथ साथ सामाजिक विकास की जो आवश्यक मूलभूत सामग्री है, उसमें उन महापुरुषों के द्वारा दिए गए शब्द का संबोधन है स्वस्थ तन। स्वस्थ तन के साथ स्वस्थ मन, स्वस्थ मन के साथ स्वस्थ वचन, स्वस्थ वन, स्वस्थ वेतन, स्वस्थ चेतन और स्वस्थ वतन, इनकी स्वस्थता निश्चित करने के लिए इन बेटियों को जो यहाँ पर रख करके, आप सब लोग अपने आप को बेटी मत मानना, आप लोग अपने आप को एक ऐसा बीज मानना जिसके लिए हल चलाया है गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज श्री जी ने, और आज हल चला रहे हैं, उसी हल को चला रहे हैं गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज श्री जी। ऐसे जब बड़े बड़े महापुरुष किसान बन करके जिस धर्म की खेती कर रहे हो, वहाँ पर बीज से बीज कम और हीरे मोती ज़्यादा निकलते हैं, ये बात बिल्कुल तय मानिएगा। आप प्रतिभा स्थली की उन जुझारू बहनों को देखिएगा जो गुरुदेव के इशारे पर ठंडी गर्मी बरसात सहते हुए बैल की तरह उस खेत को जोत रही हैं जिसको कर्म भूमि कहते हैं। उन साध्वी भगवंतों को देखिएगा जो लगातार प्रेरणा देकर के वात्सल्य और करुणा से पूरी दुनिया को प्रभावित कर रही हैं। उन साधुओं को देखिएगा जो अपने उच्चतम परिश्रम के साथ ही साथ इस सृष्टि पर एक अहिंसामयी सौंदर्य को विकसित करने के लिए निरंतर लगे हुए हैं। ये सारी खेतियाँ गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज श्री जी की एक ऐसी अनुपम कृपा है कि अगर जीवन में किसी के पास बेटी है तो उस बेटी का विद्या अध्ययन ऊपरी और अंतरीय कहीं पर वास्तविक रूप से स्वस्थ चिंतन के साथ हो सकता है तो पूरे विश्व में एकमात्र केंद्र है विद्या ज्ञानोदय विद्यापीठ, प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ, जिसकी शाखाएं शुरुआत की मूल शाखा तो जबलपुर में है, जाबालीपुरम में, बिल्कुल नर्मदा नदी के तट पर लगा हुआ तिलवारा घाट पे। दूसरी बड़ी शाखा रामटेक में, तीसरी बड़ी शाखा चंदगिरी डोंगरगढ़ में, चौथी बड़ी शाखा ललितपुर में और पंच परमेष्ठियों में सबसे ज़्यादा मेहनती शाखा इंदौर की समृद्ध नगरी माँ अहिल्या की देवी में। अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु
एक एक की साधना को प्रदर्शित करती हुई ये 5 शाखाएं जो हैं, अपने आप में किसी ना परिचय की मोहताज है और ना यहाँ किसी चीज की कमी है। और एक बात और बहुत अच्छी और व्यवस्थित रूप से जानिएगा कि प्रतिभास्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ में किसी भी प्रकार के सोर्स लगाने पर एडमिशन नहीं मिलता। मैंने भी खुद सोर्स लगाए 3-4 बार, एडमिशन नहीं हुआ। फिर मैंने कहा कि एडमिशन सोर्स लगाने पर नहीं मिलता, तो किसी ने हमसे पूछा कि प्रतिभास्थली में बच्चियों का एडमिशन किस बेस पर होता है। मैंने एक ही बात कही कि अगर आपकी बच्ची का तेज पुण्य होगा तभी प्रतिभास्थली में एडमिशन होगा। तभी ये उपाश्रय का कठिन परिसर है, यहाँ पर कस करके परिश्रम कराया जाता है। किसान मिट्टी को पानी डाल करके पैर से रौंदता है, रौंदने के बाद गलाता है, अंग अंग को तोड़ता है, छांटता है, बीनता है, फिर चाक पर चढ़ाता है। चाक पर चढ़ाने के बाद फिर उसको आकार देता है, शेप देता है, हवा की आग में तपाता है, फिर जाकर के कोई कलश बनता है सिर पे रखने लायक। उस कलश बनाने की जो प्रक्रिया है वो विद्यालयों में, कॉन्वेंट स्कूलों में उपलब्ध नहीं है। यहाँ माँ और मातृभाषा की कीमत सिखाई जाती है। यहाँ पर गुरु के किए गए उपकार और वास्तविक जीवन के यथार्थ के दर्शन के साथ फिलॉसफी शुरुआत से ही सिखाई जाती है। स्किल डेवलपमेंट के नाम पर जो मैंने एक अपना निजी अनुभव देखा है कि 9वीं क्लास की छात्रा जो होती है वो भी स्किल डेवलपमेंट पर इतनी महारत हासिल की हुई होती है कि वो चाहे तो सही तरीके से मेहनत करके 30 से 35 हज़ार रुपये तो वो महीना का 9वीं क्लास में भी कमा सकती है। इतना उसके पास हुनर दे दिया जाता है। 5 विद्यालयों की ये खासियत है। और आप सबको, बच्चों को ये चीज़ देखना है कि ये बच्चे जो बियाबान एकांत में आकर के रह रहे हैं, वास्तव में आपके अंदर तीर्थंकर जैसी भी कोई सत्ता प्रस्फुटित हो सके। तीर्थंकर परमेष्ठी को देखा ना, दीक्षा लेने के बाद जंगल में चले जाते हैं और जंगल में जाकर के घनघोर साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, सामायिक करते हैं, आत्मनियंत्रण करते हैं, मन को प्रशिक्षण देते हैं, धर्म से अपना रिश्ता जोड़ते हैं, किसकी पूजा करनी है इस बात का ध्यान किया जाता है, कैसा व्यक्तित्व होता है इस बात का चिंतन करते हैं। जीवन में किसी भी प्रकार का कोई भी प्रदूषित वातावरण ना बने, इसकी वो भूमिका जंगल में जैसे जाकर के तय करते हैं, ऐसे ही गुरुदेव ने आपके लिए भी यहाँ पर ऐसी भूमिका तय करी है। किसकी पूजा करनी है आपको पता है ना। सामने प्रभु जी विराजमान है। इतना बड़ा जिनालय, सर्वतोभद्र जिनालय इसी प्रतिभा स्थली पर बनने के लिए जा रहा है, जहाँ पर लगातार आगे चल कर के जब इस सृष्टि के महादेव गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज इस धरती पर आ गए, तो अब तो छोटे मोटे हजारों असंख्यातों देवों को तो यहाँ पर आना ही पड़ेगा। और वे सारे के सारे देव भी उतर करके उनकी पदरज को लेने के लिए इस धरती पर, इस तीर्थ भूमि पर आएंगे। ये मात्र विद्यालय नहीं है बंधुओं, ये वास्तव में अहिंसा का एक ऐसा पवित्रतम तीर्थ है, एक ऐसा जिनालय है जहाँ पर सरस्वती और ज्ञान की ऐसी पूजा होती है कि जिस ज्ञान के बिना कभी किसी को केवल ज्ञान नहीं मिलता। ऐसी पूरी संभावनाओं को विकसित करने के लिए बस ये कोशिश रहती है कि आपका बच्चा टर्रा मोठ ना निकले। एक टर्रा मोठ भी होता है, मूंग का दाना होता है, होता तो मूंग है, जैसे होते तो बच्चे आप ही हैं, लेकिन उसमें सींचने की क्षमता खत्म हो चुकी होती है। अगर सींचने की क्षमता खत्म है तो किसान की मेहनत बेकार जाती है। सींचने की क्षमता खत्म है तो बैल की मेहनत बेकार जाती है, मिट्टी की मेहनत बेकार जाती है, खाद पानी की मेहनत बेकार जाती है। अगर आपका बच्चा टर्रा मोठ नहीं है तो ये बात तय मानिएगा कि आपके बच्चे को
ऊपर उठाने का एकमात्र साधन है प्रतिभास्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ की वे 5 विद्यालय जो अपने संपूर्ण वैभव के साथ खड़े हुए हैं, किसी प्रकार की धन की अपेक्षाओं से शून्य। यहाँ ये जो विद्यालय जिसमें ये सारे बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं, खेती करने वाले खेती कर रहे हैं, हल चलाने वाले हल चला रहे हैं, और ऊपर से गुरुदेव लगातार आशीर्वाद दे रहे हैं। गुरुदेव कैसे हैं? गुरुदेव कैसे हैं? तो अब हम कह सकते हैं, तुम जिन मेघ मयूर में गरजो बरसो नाथ, चिर प्रतीक्षित हूँ खड़ा ऊपर करके माथ। कि एक एक बीज अपना माथा ऊपर करके खड़ा है, गुरुदेव ऊपर ही तो हैं। तुम जिन मेघ मयूर में, तुम कैसे हो भगवान? आप कैसे हैं? आप बादल के जैसे हैं। तुम जिन मेघ मयूर में, मैं मोर के जैसा हूँ। गरजो बरसो नाथ, चिर प्रतीक्षित हूँ खड़ा ऊपर करके माथ। और उनके आशीर्वाद की वह वरदानी छाँव जो आज हमें घनघोर बारिश के रूप में गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज जी के रूप में प्राप्त हुई है, उस वर्षा से हम सबका जीवन तृप्त बने। उनके ज्ञान, उनकी साधना, उनकी दया के परमाणु हमारे शरीर में लग करके हमें भी हमारा जीवन कृतार्थ करने का अवसर मिले। इसको सिर्फ विद्यालय मत समझिएगा, ये विद्यालय कम और आपके बच्चों का औषधालय ज़्यादा है, जहाँ पर जिनेंद्र भगवान के वचनों की औषधि के माध्यम से आपके बच्चों के अंदर होने वाले विकारों का शुरुआती अवस्था में ही शमन करने की एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में एक दुराभाव जरूर है। वो दुराभाव क्या है कि जब बच्चे यहाँ पर चले आते हैं, हमने घर में एक बार प्रयोग किया, करेला बहुत पसंद था, तो करेला खाते वक्त करेले के बीज निकाल करके रख लिए। करेले के बीज निकाले, कच्चे करेले के, और ये पता था कि बीज से फल होता है। अब बीज से फल होता है तो करेले के बीज को निकाल करके उसको गाय के गोबर में थोड़ी देर के लिए डाला, 4 घंटे तक उसको कल्चर किया। उसके बाद एक गमले में बीज को खोद करके गमले उंगली से मिट्टी निकाल करके बीज गपा दिए। अब गपाने के बाद पानी डाल दिया, वो बिल्कुल व्यवस्थित हो गया। अब एक बुरी आदत हमारी ये थी कि बर्दाश्त नहीं होता था तो सुबह गपाते थे, शाम को खोद के देखते थे। शाम को खोद के देखते थे कि इसमें से कुछ निकला कि नहीं, कुछ निकला कि नहीं, कुछ निकला कि नहीं। 8 दिन तक लगातार डाला, सुबह से लेकर शाम तक, और फिर खोदा, और खोद करके जैसे देखा कि कुछ निकला कि नहीं, तो कुछ नहीं निकला। ऐसे ही प्रतिभास्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ में अगर आपने अपना बीज छोड़ दिया है तो फिर बार कर खोद करके मत देखिए कि कुछ निकला कि नहीं, उसको एक बार विकास करने दीजिए। जिस दिन वो निकलेगा, जिस दिन वो सही में बाहर निकलेगा तो ऊपर का वैभव भी देखने लायक होगा, और उनकी इंटीग्रेटेड जो जड़ें हैं वो जड़ें भी देखने लायक होंगी। लेकिन ये माता पिता क्या करते हैं, सैटरडे संडे को बार कॉलिंग करके खोदते हैं, खोद करके देखते हैं कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तो जो खोदने की प्रक्रिया होती है, ये खोदने की प्रक्रिया गड़बड़ है। ये साधु संघों के साथ बहुत अच्छी प्रक्रिया है। एक बार हम लोगों को दीक्षित कर दिया, हम लोग को दीक्षित करने के बाद हम भूल गए कि हमारा कोई परिवार था, तब जाकर के विकास कर पाए इतना ऊंचा। एक बार आप भी भूल जाइए, सारे बच्चों भूल जाओ कि तुम्हारी कोई माँ है, तुम्हारे कोई पिता है। बस इतना याद रखो कि जो सामने दिख रही है यही माँ है और यही पिता है। जो भी कहना है इन्हीं से कहो, और उनसे बोलो पैसे भेजने हैं तो भेजो, नहीं भेजने हैं तो फिर हम देख लेंगे, हमारे महाराज जी हैं, हमसे बात कर लेंगे, दिक्कत हो तो हम बैठे हैं, चिंता मत करियो। इस बात का भी ध्यान रखना है कि ये बार जो माता पिता खोदते हैं फोन लगा करके, इससे बच्चों के विकास बाधित होते हैं। ये फोन की परंपरा और बंद हो जाए तो मैं तो समझता हूँ कि आपका विकास हमारे जैसा हो जाएगा।
बच्चों को पसंद नहीं है? कितने बच्चे नहीं चाहते हैं बताओ? कि कौन से बच्चे चाहते हैं कि रोज हमको बात करनी है मम्मी पापा से? हफ्ते में एक दिन, हफ्ते में एक दिन, हफ्ते में एक दिन का नियम ले लो कि उनकी, महीने में एक दिन, हफ्ते में एक दिन, हफ्ते में 1 मिनट 10 मिनट। अच्छा सुनो, बस इतना नियम ले लो कि जब कभी भी बात करेंगे तो एक बार, जब महीने में 2 कॉलिंग होती है, 4 कॉलिंग होती है ना, 4 कॉलिंग में ऐसा नियम ले लो कि 2 कॉलिंग में वो बोलेंगे हम सुनेंगे, 2 कॉलिंग में हम बोलेंगे वो सुनेंगे। बहुत अच्छा रहेगा। और अगर मान लीजिए ऐसा नहीं ले पाते हैं तो भी कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान रखिएगा ये स्कूल, ये विद्यालय जो बनाया गया है, इस विद्यालय के प्रिंसिपल अनंत आकाश में विराजमान हैं और वो वहाँ से लगातार हमको आशीर्वाद दे रहे हैं। उनके पास अवधि ज्ञान है, उनके पास ताकत बड़ी बड़ी है। हम सही पुरुषार्थ करेंगे तो उनसे जो रिजल्ट मिलेगा वो दुनिया को आश्चर्यचकित करने वाला होगा। चूँकि 10 बज गए हैं इसलिए मैं शब्दों को विराम दूंगा, लेकिन एक अच्छा सा नियम दे देता हूँ। एक नियम दे दूँ, है ना? आपके जीवन का उत्थानकारी नियम दे देता हूँ। आपका कोई ना कोई नाम तो होगा। आपका जो भी नाम है उस नाम के पहला शब्द, उस पहले शब्द में जो भी अक्षर है उस अक्षर के तीर्थंकर की माला फेरने का नियम ले लीजिए। किसी का नाम सारिका होगा, सारिका होगा तो वो शांतिनाथ भगवान की माला फेर लेगी, नहीं तो शीतलनाथ भगवान की माला फेर लेगी। संभवनाथ भगवान की माला फेर लेगी, नहीं तो सुब्रतनाथ भगवान की माला फेर लेगी, 7 शब्द वाले। किसी का नाम अंजना होगा तो वो आदिनाथ भगवान की माला फेर लेगी। किसी के नाम अजिता होगा तो अजितनाथ भगवान की माला फेर लेगी। किसी का नाम, है ना, आ से और होता होगा तो अभिनंदन नाथ भगवान की माला फेर लेगी। एक चीज़ देखिएगा, आप सभी लोग देखिएगा कि आपके माता पिता ने अगर आपका नाम किसी गुरु से रखाया होता तो गुरु कितना सोच करके नाम रखते कि कम से कम नाम का पहला अक्षर तीर्थंकरों के नाम के साथ जोड़ करके नाम रखा होता तो और सौंदर्य विकसित होता। अब नाम मत बदलना, इस बढ़ती उम्र में नाम तो बदल नहीं सकते हैं। और जिनके नाम तीर्थंकरों के नाम के साथ नहीं है वे सब शांतिनाथ भगवान की माला फेरें और कुंडलपुर के बड़े बाबा के नाम की माला फेरें तो उनको गुरुदेव भी सिद्ध होंगे और विद्या भी सिद्ध होगी। विद्या सिद्धि का एक सबसे बड़ा मंत्र है, विद्या सिद्धि का एक सबसे बड़ा मंत्र है। सबसे बड़ा मंत्र क्या है कि विद्या सिद्धि के सबसे बड़े मंत्र में आप अपने नाम के अक्षर की माला अगर फेर गए तो एक बहुत अच्छा काम हो जाएगा। आप सब अगर मेरे इस संवाद को सुन पाएं तो बहुत अच्छी बात है। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज श्री जी की जय हो।